अन्वेष मित्तल ने अपने मुंह से खून थूकते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। सौम्या तो श्री के इस रूप को देखकर हैरान थी। वो तो ये सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि श्री कुछ ऐसा भी कर सकती है। श्री तो देखने में बिल्कुल सीधी साधी लगती थी। उसके बाद श्री ने अन्वेष से कहा, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। इतना कहकर वो सौम्या को लेकर वहां से निकल गई थी। सौम्या तो अभी भी शॉक में थी। उसने श्री से हकलाते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? तुम उसे जानती नहीं हो। अब वो जरूर कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल सकती है। वो दोनों बात करते हुए अभी मेन डोर से निकलने ही वाले थे कि तभी 5-6 गार्ड्स ने आकर उन दोनों को घेर लिया। उनमें से एक गार्ड ने कहा, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकती। ये देखकर सौम्या बहुत ज्यादा डर गई थी। उस कंपनी की और एक्ट्रेस भी उन दोनों को ऐसे देख रही थी। तभी एक एक्ट्रेस ने वहां पर आकर गार्डस से कहा कि इन दोनों ने क्या किया है। सौम्या और श्री उस लड़की को देखकर समझ गए थे कि वो वहां पर सिर्फ उन दोनों की इंसल्ट करने के लिए आई है। उस लड़की ने पूछा, क्या हुआ? अभी उन गार्ड्स ने कहा कि इन दोनों ने अन्वेष सर के ऊपर हाथ उठाया है और उनके पास वीडियो प्रूफ भी है। उस लड़की ने कहा, ये मिडिल क्लास लड़कियां होती ही ऐसी है। इन्होंने जरूर अन्वेष सर को सेड्यूस करने की कोशिश की होगी। उस लड़की की आवाज सुनकर वहां पर 5-6 लड़कियां और आ जाती है। वे सभी सौम्या और श्री की खूबसूरती से जलते थे। उनको हमेशा इन दोनों से इनसिक्योर फील होता था। वो सभी यही चाहती थी कि इन दोनों को इस एंटरटेनमेंट कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि सौम्या एक्टिंग में भी काफी अच्छी थी और उन सबको पता था अगर इस सौम्या को एक बेटर चांस मिल गया तो ये एक बिग एक्ट्रेस बन सकती है। वो सभी लड़कियां उन दोनों को सुनाने लगी, ये गरीब घर की लड़कियां ऐसी ही होती है, इसलिए तो इनका गंवारपन हर जगह दिख जाता है। इनकी औकात तो देखो। इन्होंने अन्वेष सर पर हाथ उठा दिया। ऐसी लड़कियों को तो इस इंडस्ट्री से बैन कर देना चाहिए। ये ही लड़कियां होती है जो किसी रिच एक्टर को फंसाकर उनसे शादी करने के सपने देखती है। ऐसा ही इन्होंने कुछ अन्वेष सर के साथ किया होगा। उन सभी को नहीं पता था कि कोई था जिसकी नजर वहां पर हो रही हर एक छोटी से छोटी घटना पर था। सैम ने सौम्या के लिए कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से एक ऑफर लेटर रेडी करवा दिया था। सार्थक ने कहा कि मुझे अभी द बर्निंग टैलेंट एंटरटेनमेंट कंपनी की लाइव कैमरा फुटेज देखनी है और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये सिर्फ 2 मिनट का काम है। ये सुनकर सैम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने अटकती हुई आवाज में कहा, बॉस आप कहना क्या चाहते हैं? सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मिस्टर समर्थ कपूर को मुझे कुछ बताने की जरूरत है कि मैं उसके बारे में क्या जानता हूं और क्या नहीं? ये सुनकर सेम अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। उसके माथे से पसीने की बूंद टपकने लगी थी। सैम ने कहा, क्या ये सब आपको दादाजी ने बताया है? समर्थ ने कहा कि वो बूढ़ा आदमी सिर्फ मुझे परेशान कर सकता है और उसके अलावा वो मुझे कुछ नहीं बता सकता। अब सेम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सार्थक को ये सब पता कहां से चला। उसकी सार्थक से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सार्थक भी उसकी सिचुएशन समझ गया था। उसने कहा, हैंडसम बॉय मैं तुम्हें बचपन में ही माफ कर चुका था। ये सुनकर समर्थ की आंखों से आंसू बहने लगे। सार्थक अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे गले लगाते हुए बोला कि अब क्या मुझे भी रुलाएगा? सार्थक ने उससे कहा कि अब रोने से दिल भर गया हो तो काम करे मिस्टर मैजिशियन। ये नाम सुनकर तो उसे एक और झटका लगा। उसने कहा, बॉस आपको मेरी इन आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता लगा? सार्थक ने कहा, वैसे तो मेरा भी मन है तुम्हारे मुंह से भाई सुनने का, पर अभी सही वक्त नहीं आया है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आइडेंटिटी और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और श्री को मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। और रही बात मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी जानने की, तो मैं सब कुछ जानता हूं, कौन मेरा अपना है और कौन पराया, और तुम अभी ये सब बातें नहीं समझ पाओगे। तो चलो अब कुछ काम हो जाए। आज सैम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सार्थक को सब कुछ पता है। सार्थक कपूर उसका बड़ा भाई था। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे रीबर्थ ऑफ माई सीईओ सोलमेट यूट्यूब पर नॉवल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल और give likes and comments on Rebirth of My CEO. Please share my story. Please guys like my stories episodes. एक घटना की वजह से वो बचपन में घर छोड़कर चला गया था। अब उसने जल्दी से सार्थक का पर्सनल लैपटॉप लिया, जिसने उसे आज तक कभी हाथ भी नहीं लगाया था। आज उसने पूरे हक से वो लैपटॉप लिया था,
सार्थक की कंपनी की सभी डिटेल उस लैपटॉप में थी। सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसमें सेव थे। सैम को लैपटॉप पर काम करते देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सैम ने अपने बैग से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे लैपटॉप में लगा दिया। 2 मिनट से भी कम टाइम में उस लैपटॉप की स्क्रीन पर दी बर्निंग टैलेंट का लाइव फुटेज चल रहा था। सैम ने श्री को तलाश करके लाइव वीडियो चला दी थी। वीडियो वहां से स्टार्ट हुई थी जब श्री सौम्या का हाथ पकड़कर उस अन्वेषकों ऑफिस में गई थी। सैम और सार्थक दोनों लाइव फुटेज को देख रहे थे। उन दोनों ने अपने देखा कि श्री ने अपनी दोनों सैंडल अपने हाथ में ले लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्री करना क्या चाहती है। उसने आगे बढ़कर और अन्वेष के चेहरे पर दोनों सैंडल मारी। ये देखकर सार्थक और इससे हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वे दोनों श्री के इस अवतार को पहली बार देख रही थी। उन्होंने हमेशा उस मासूम सी लड़की को घर में चुपचाप काम करते हुए देखा है और आज वो देखने में शेरनी लग रही थी। अगर उन्होंने ये सब देखा नहीं होता तो वो किसी के कहने पर इस बात पर विश्वास नहीं करते। सार्थक ने कहा, सैम तुम जल्दी से जाओ, ये आदमी ठीक नहीं है, इसने जरूर कुछ किया है और मैं नहीं चाहता श्री किसी भी मुसीबत में पड़े। सार्थक ने आज का सारा डेटा अपने लैपटॉप में सेव कर लिया। जब वो दोनों वहां से निकल रही थी तो गार्ड्स ने उन दोनों को घेर लिया था। ये देखकर सार्थक की मुट्ठियां कस गई थीं। उसने अपने हाथ में लैपटॉप उठाया और वहां से सीधा बिल्डिंग की टेरेस पर चला गया। वहां पर हमेशा सार्थक का चॉपर रेडी रहता था। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। वो जल्दी से चॉपर में बैठा और वहां से निकल गया। उस बर्निंग टैलेंट एंटरटेनमेंट कंपनी के सामने एक 7 स्टार होटल था। कुछ ही सेकंड बाद वो चॉपर उस होटल के टेरेस पर लैंड हुआ। वहां की सिक्योरिटी अलर्ट हो गई थी क्योंकि वो चॉपर बिना परमिशन के वहां पर लैंड हुआ था। उस चॉपर को वार्निंग भी दी गई थी पर उस वार्निंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। सार्थक और उसके साथ के 10 से 12 गार्ड्स अभी टेरेस की लिफ्ट पर पहुंचे ही थे कि तभी वहां पर होटल के कुछ गार्ड्स ने आकर उन्हें घेर लिया। पर सार्थक का ध्यान तो सिर्फ उसके हाथ में पकड़े लैपटॉप पर था। उन गार्ड्स ने सार्थक को रुकने की वार्निंग भी दी थी पर वो कहां रुकने वाला था। उसने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया। उन गार्ड्स ने पलक झपकते ही होटल के सभी गार्डों को जमीन पर गिरा दिया और उनके ऊपर अपने वेपन्स कायम कर दिया। अब वो सभी गार्ड्स डर से कांप रहे थे। होटल के सभी गार्ड हट्टे कट्टे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो इन नॉर्मल से दिखने वाले गार्ड्स के हाथों पिट गए थे। उसके बाद सार्थक आगे लिफ्ट में चला गया। वो सभी गार्ड्स सार्थक के साथ लिफ्ट में चले गए। जैसे ही उन जमीन पर गिरे हुए गार्ड्स को मौका मिला, उन्होंने वॉकी टॉकी से सारी सिचुएशन बाकी गार्ड्स को बता दी। जितनी देर में वो सभी ग्राउंड लेवल पर पहुंचे थे उतने में ही वहां पर उस होटल के सभी गार्ड्स को रेड अलर्ट का मैसेज भेज दिया था। गार्ड्स ग्राउंड लेवल पर इकट्ठे हो गए थे। गार्ड्स का आना बंद नहीं हुआ था। आप सभी को लिफ्ट नीचे आने का इंतजार था। वहां के सभी कस्टमर भी ये सब देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े होटल में रेड अलर्ट क्यों जारी किया गया है। आखिर आज इस 7 स्टार होटल में सार्थक के साथ क्या होने वाला था? क्या सार्थक किसी मुसीबत में पड़ने वाला था? अन्वेष श्री और सौम्या के साथ क्या करने वाला था? आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था? क्या अन्वेष उन दोनों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बैन कराने वाला था? अन्वेष ने वहां पर आकर उन दोनों से कहा कि तुम दोनों लड़कियों की इतनी औकात नहीं है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अब तुम्हें इसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। उस चेयरमैन के दोनों गाल सूजकर लाल हो गए थे। उसके होठों के साइड से खून निकल रहा था और उसके साइड के 2 दांत टूट चुके थे। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसको बहुत ज्यादा पीटा हो। चेयरमैन के फेस का ऐसा हाल देखकर जो एक्ट्रेस उन दोनों को भला बुरा कह रही थी, अब उनके मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकल रहा था। वो सभी तो ये सोच रही थी, क्या ये लड़कियां सच में इतनी डेंजर है? एक एक्ट्रेस ने धीरे से कहा, अगर इन लड़कियों ने ये हाल हमारे फेस का कर दिया होता तो क्या होता? हमारा तो एक्टिंग करियर ही बर्बाद हो जाता। बाप रे बाप, मुझे नहीं पड़ना इन दोनों के झगड़े में। वो लड़की इतना बोलकर चुपचाप पीछे खिसक गई थी। उसने कहा, थैंक गॉड आई डिडंट मिसबिहेव विद आइदर ऑफ देम। अब वो लड़कियां भी वहां से जाना चाहती थी पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी चेयरमैन के सामने ऐसे जाने की। उस चेयरमैन ने कहा कि इन दोनों को यहीं रोक कर रखो।
मैं अभी अपने एक फ्रेंड को बुलाता हूँ, वो इनके दिमाग को ठिकाने लगाएगा। अन्वेष ने कहा, तुम इन्हें गेस्ट रूम में लेकर चलो, मैं अभी बताता हूँ कि इनके साथ क्या करना है। सौम्या ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी। श्री भी अंदर ही अंदर घबरा रही थी। पहले वो कॉलेज में ऐसे किसी की भी गलत हरकतों पर उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती थी, पर आज उसे पहली बार अंदर से डर लग रहा था, क्योंकि उसे करने 2 साल के छोटे से बच्चे की चिंता थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे का क्या होगा। वैसे तो श्री को इस बात की खुशी थी कि सार्थक अब बदल चुका है, पर फिर भी उसे 1% इस बात का डर लग रहा था कि अगर ये सब सार्थक का कोई ड्रामा हुआ उससे अपना रिवेंज लेने का, तो उसका और उसके बच्चे का क्या होगा। इसलिए वह चाहकर भी सार्थक पर डिपेंड नहीं हो पा रही थी। उन सभी गार्ड्स ने उन दोनों को गेस्ट रूम में चलने के लिए कहा, लेकिन उन दोनों में से कोई भी अपनी जगह पर से नहीं मिली थी। तो एक दबंग से गार्ड ने उनसे कहा, अगर तुम दोनों हमारे साथ नहीं चली तो हमें तुम दोनों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। उस गार्ड की वार्निंग सुनकर दोनों और ज्यादा डर गई थी। आप श्री के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपने बच्चे की याद आ रही थी। अगर वो ये हरकत करने से पहले अपने बच्चे के बारे में सोच लेती तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगी थी। उन गार्ड्स ने उन दोनों को गेस्ट रूम में बंद कर दिया था। उन गार्ड्स ने उन दोनों का मोबाइल नहीं छीना था, क्योंकि उन सभी को पता था कि ये दोनों लड़की या मिडिल क्लास है और फोन से भी ये आखिर करके आ सकती है। सौम्या ने कहा, श्री आज तो मर गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे यार, तू ही कोई रास्ता बता। श्री ने देखा कि सौम्या बहुत ज्यादा डर रही है। उसने अपना फोन हाथ में लिया और उसमें से एक कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस नंबर पर कॉल कर सके। दूसरी तरफ अन्वेष ने एक आदमी को कॉल लगाकर कहा, यार आज एक लड़की ने मेरी काफी इंसल्ट की है और मैं चाहता हूं कि तुम उस लड़की को सबक सिखाओ। दूसरी तरफ से आवाज आई, अच्छा जनाब, ऐसा अक्सर लड़के ने क्या किया जो कि तुम्हारी इंसल्ट हो गई। अन्वेष ने कहा, यार उस रफीक, उस लड़की ने अचानक से मेरे दोनों गालों पर सैंडल मारी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह लड़की ऐसा कुछ कर सकती है, नहीं तो मैं पहले ही सतर्क हो जाता। दूसरी तरफ से रफीक ने कहा, अबे साले, तू एक लड़की से पीटा गया। तुम जैसे आदमियों ने ही तो हम जैसे आदमियों का नाम बदनाम कर रखा है। रफीक ने गुस्से में कहा, आखिर वो लड़की अपने आप को समझती क्या है और वह लड़की है कौन। अन्वेष ने कहा, यार वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। पिछले कुछ महीनों से वह मेरी कंपनी में काम कर रही थी। मैंने उसके एक्टर्स के साथ, जो उसकी असिस्टेंट थी, थोड़ी सी बदतमीजी क्या कर दी। उसने तो मेरे चेहरे का नक्शा ही बदल दिया, और जब तक मैं उस लड़की से अपना बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। रफीक ने कहा, मुझे सिर्फ 15 मिनट दो, मैं तुम्हारी कंपनी में आता हूं। यह सुनकर अन्वेष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। दूसरी तरफ सौम्या श्री से कह रही थी कि यार तू बार बार इस मोबाइल की डिस्प्ले को क्यों घुरे जा रही है। सौम्या की बात सुनकर श्री अपने होश में आती है और वह हिम्मत करके उस कॉन्टैक्ट नंबर को डायल कर देती है। सार्थक अभी उस 7 स्टार होटल की लिफ्ट में ही था। जब उसकी नजर श्री पर थी, उसे देखा था कैसे वो गार्ड्स श्री हो उस गेस्ट रूम में ले गए थे और श्री की आंखों में भी आंसू थे। वो गुस्से से पागल हो रहा था। कहते हैं शायद प्यार इसी का नाम है। परेशान श्री थी और दर्द सार्थक के दिल में हो रहा था। जब से सार्थक को अपनी वाइफ के प्यार का एहसास हुआ है, तब से वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता था। उसकी नजर श्री पर ही थी। जब वो फोन को देखे जा रही थी, सार्थक अपने दिल ही दिल में कह रहा था, श्री मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है तुम मुझे ही कॉल करने में हिचकिचा रही हो। सार्थक ने अपने आप से ही कहा कि इसमें सारी मेरी गलती है, जो मेरी वाइफ को मुझे कॉल करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ रहा है। सार्थक ने अपना फोन निकाला और वो श्री का कॉन्टैक्ट नंबर डायल करने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर श्री की कॉल आ गई थी। सार्थक ने जल्दी से श्री की कॉल रिसीव की, पर दूसरी तरफ से श्री की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सार्थक से कुछ कह सके। श्री ने आज पहली बार सार्थक का कॉन्टैक्ट नंबर डायल किया था। उसने हाथ लगाते हुए कहा कि वो पर उसके बाद श्री की आवाज ही नहीं निकली। सार्थक ने उससे कहा, माई हार्ट, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। सार्थक की आवाज सुनकर तो श्री को ऐसा लगा जैसे कि उसे ऑक्सीजन मिल गई हो। सार्थक उससे आगे कहा, तुम्हें इनमें से किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है,
श्री ने हिम्मत करके कहा कि आपको कैसे पता चला? सार्थक ने कहा, वाइफी, शायद तुम कल की बातें भूल गई हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी नजर अब हमेशा तुम पर रहेंगी और मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। और रही उस चेयरमैन की बात, आज के बाद वो कुछ करने के लायक ही नहीं रहेगा। वाइफी, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम पहले ही बीते समय काफी आंसू बहा चुकी हो। अब मैं तुम्हें सिर्फ मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। जिस श्री की आंखों में भी आंसू थे, वो सार्थक की इतनी प्यारी बातें सुनकर मुस्कुराहट में बदल गए थे। उसके दिल में एक अलग ही ठंडक का एहसास हो रहा था। सार्थक ने भी एक हाथ में लैपटॉप पकड़ा हुआ था और वो लैपटॉप में श्री को ही देख रहा था। उसके साथ के पर्सनल गार्ड भी यह देखकर हैरान थे कि उनके बॉस को क्या हुआ है। वो तो श्री मैडम से नफरत करते थे और आज उनकी नजर मिसेस कपूर के चेहरे से ही नहीं हट रही थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। पर उन्हें मिसेस कपूर उस त्रिशा के कंपैरिजन में बहुत अच्छी लगती थी। वो तो एक नजर में ही उस त्रिशा को पहचान गए थे कि आखिर ये लड़की कैसी है। वो सभी गार्ड्स को अपने नौकरों की तरह ट्रीट करती थी। वो सभी गार्ड बस अपने बॉस की वजह से उस लड़की से कुछ नहीं बोलते थे। जब सार्थक की बातें सुनकर श्री के फेस पर स्माइल आ गई थी, तो वह भी इस बात से बहुत खुश हुआ कि उसे मेरी बातों से कुछ अच्छा फील हुआ। सार्थक ने उससे कहा कि मैं सामने वाले 7 स्टार होटल में पहुंच चुका हूं। ये सुनकर तो श्री शॉकेड हो गई थी कि सार्थक वहां पर उसके लिए आया था। बस वाइफी, मैं कुछ ही मिनट में तुम्हारे पास पहुंचता हूं। अभी उसने इतना ही बोला था कि तभी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ और एक गार्ड सार्थक के ऊपर झपटा, जिसकी वजह से उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया था और श्री की कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। पर श्री तो यही सोच रही थी कि उसे जो बात करनी थी वह हो चुकी थी। श्री ने सोचा, शायद वो यहां पर आने वाले हैं ना, इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। वैसे तो सार्थक के गार्ड ने बड़ी फुर्ती से उस गार्ड को उठाकर दूर फेंक दिया था। आज तो उन गार्ड्स को पता था कि आज उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि उनके होते हुए भी सार्थक पर कोई अटैक कर पाया था। सार्थक ने देखा कि उसके हाथ से जो फोन छोड़कर जमीन पर गिरा था, उसमें श्री की कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से सार्थक का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था। आखिर ये रफीक कौन था और अन्वेष के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था जो उसने अपना रिवेंज लेने के लिए गैंग के गुंडे को बुलाया था? क्या सैम वहां पर टाइम पर पहुंच पाएगा? आखिर क्या सौम्या को श्री के बारे में सच्चाई पता चल पाएगी कि उसका बैकग्राउंड क्या है? और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी शादी हो गई थी। श्री की कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद सार्थक का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वह सभी गार्डर्स ये सोच रहे थे कि आखिर ये आदमी कौन है जिसके पास इतने ट्रेंड गार्डर्स है और उनके पास जो गन है वह भी ऑटोमेटिक है, और देखने में भी ये सभी गन्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। उस 7 स्टार होटल का मैनेजर भी वहां पर आ गया था। उसने सार्थक से कहा कि तुम कौन हो जो यहाँ पर बिना परमिशन के आ गए हो? तुम्हें पता है ना, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम ऐसे बिना परमिशन के अपना चॉपर लैंड नहीं कर सकते। सार्थक उस मैनेजर की बातें चुपचाप सुन रहा था। उस मैनेजर ने सोचा कि यह आदमी शायद मेरे बोलने से डर गया है, इसलिए उसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। उसने आगे कहा, बेशक तुम इस सिटी के रिच पर्सन हो, पर इतनी औकात अभी तुम्हारी भी नहीं है जो कि तुम अपना चॉपर उस प्राइवेट लैंडिंग पर लैंड कर सको। उसके मुंह से औकात की बात सुनकर सार्थक का गुस्सा और बढ़ गया था और वो बेवकूफ मैनेजर ऐसे वर्ड्स बोलते हुए सार्थक के पास आ गया था। सार्थक ने खींचकर उस मैनेजर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से वो सीधा जमीन पर जाकर गिरा। उसके फोटो के किनारों से खून निकलने लगा था। यह देखकर सबकी हालत खराब हो गई थी। उन होटल्स के गार्डों को भी नहीं पता था कि आगे क्या करना है, क्योंकि उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह उस आदमी को कुछ बोल सके। तभी सार्थक ने अपनी पॉकेट से एक गोल्डन कार्ड निकाला और जमीन पर पड़े उस मैनेजर के मुंह पर फेंक कर मारा। उस मैनेजर ने जब कार्ड पर लिखा हुआ नाम देखा तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो गई जैसे कि उसने कोई भूत देख लियो। कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मिस्टर सार्थक कपूर और ब्रैकेट में लिखा था मिस्टर SK। आज तो मैनेजर अपने एरोगेंट स्वभाव की वजह से बहुत बुरी तरह फंस चुका था। उसने खड़े होकर हकलाते हुए कहा, बॉस, हमें नहीं पता था कि ये आप हैं। सार्थक ने कहा कि तुम ही बताओ कि मुझे किससे परमिशन लेनी चाहिए।
क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो मुझे लैंडिंग की परमिशन दे सकता है या मेरी चॉपर को लैंडिंग होने से रोक सकता है? और बात रही तुम्हारे मिसबिहेव की, तो यू आर फायर्ड बिकॉज यू आर ए पब्लिक सर्वेंट इन द होटल. यू हैव नो राइट्स फॉर मिसबिहेव विद कस्टमर्स. क्या तुम कॉस्ट्यूमर को उसकी औकात बताकर या उसके औकात के हिसाब से उसे ट्रीट करोगे? मुझे अब समझ आया है कि यहाँ से कुछ कस्टमर्स के नेगेटिव रिव्यू क्यों आते थे. इतना कहकर सार्थक अपने गार्ड्स के साथ वहां से निकाला गया और सभी लोग जो वहां पर थे, चाहे वो गार्ड्स हो या वो कॉस्ट्यूमर्स हो, सभी मिस्टर एस्की से इम्प्रेस हो गए थे. वो देखने में इतना हैंडसम था कि उसके सामने मूवीज के स्टार भी फेल थे. वो मैनेजर पूरे स्टाफ को परेशान करके रखता था. उसके सस्पेंड होने से वहां का पूरा स्टाफ खुश था. मिस्टर सार्थक कपूर हाईवे को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए थे. उसके सामने उस छोटी सी एंटरटेनमेंट कंपनी की बिल्डिंग थी. वो अपने गार्ड्स के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चला गया था. ग्राउंड लेवल पर ही है. श्री और सोम्या को गेस्ट रूम में गार्ड्स ने नजरबंद करके रखा हुआ था. सार्थक को इतने सारे गार्ड्स के साथ अंदर जाते हुए देखकर डोर पर खड़े गार्ड की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे रोक सके. सभी लोग यही देख रहे थे कि ये हैंडसम आदमी को मारा गया. क्या ये कोई स्टार बनने के लिए यहाँ पर आया है? सभी लड़कियां इस रीच हैंडसम को देखकर हैरान ही हो गई थीं. उस समय जाकर वहां पर खड़ी एक लड़की से पूछा कि मिस सौम्या कहां पर मिलेंगी. एक्ट्रेस सोमनाथ का नाम सुनते ही वह सभी लड़कियां जलन से भर गई थीं. उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये आदमी वहां पर सौम्या के लिए आया है. आखिर कैसे इस बेवकूफ लड़की की किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है? एक लड़की जो दिखने में काफी समझदार थी, उसने कहा कि सौम्या को सामने वाले गेस्ट रूम में रखा गया है. सार्थक ने कहा, रखा गया से आपका क्या मतलब है? उस लड़की ने डरते हुए कहा, सर ये तो मैं आपको नहीं बता सकती. ये आपको मिस सौम्या ही बता सकती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था. उस लड़की ने सार्थक से कहा कि सर क्या आप सौम्या के बॉयफ्रेंड हो? सार्थक ने मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहा कि नहीं, मैं मिस सौम्या का बॉयफ्रेंड नहीं हूं. इतना कहकर सार्थक अपने गार्ड्स के साथ गेस्ट रूम की तरफ निकल गया. गेस्ट रूम के बाहर 4 गार्ड खड़े हुए थे. सार्थक जैसे ही उस गेस्ट रूम को खोलने के लिए आगे बढ़ा, तभी उन कंपनी के गार्ड ने सार्थक को रोकते हुए कहा कि सर आप इस रूम में नहीं जा सकते. सार्थक के गार्ड उन लोगों को सबक सिखाने ही वाले थे कि तभी उन्हें पीछे से एक आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी. वो आदमी रफीक था. उसने सार्थक से कहा कि तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? सार्थक ने उसे उल्टा जवाब देते हुए कहा कि क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो? फिर तुम कौन होते हो मेरे बारे में पूछने वाले? रफीक सार्थक के तीखे वर्डों को सुनकर आग बबूला हो गया था. उसका मन तो कर रहा था कि वह अभी यहीं पर सार्थक को जान से मार दे. रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे. शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं. सार्थक ने कहा, तुझे जो करना है तू कर सकता है. मुझे तेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता. इतना बोलने के बाद सार्थक डोर ओपन करके अंदर चला जाता है. मिस्टर रफीक गुस्से से पागल हो गया था. उसे काफी इंसल्ट महसूस हुई. वो सोच रहा था कि ये कौन है जो इस शहर में मुझे नहीं जानता. उसने गुस्से में कहा, इसने मेरी इंसल्ट करके ठीक नहीं किया. अब इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा. उसने अपना मोबाइल हाथ में लिया और किसी को कॉल लगाई. कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट होने पर उसने कहा, बॉस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है. दूसरी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग वॉइस सुनाई दी. उसने कहा, क्या हुआ, तुम अपने छोटे मोटे मैटर भी नहीं संभाल सकते? रफीक ने कहा, बॉस एक आदमी ने मुझे वार्निंग दी है कि जो करना है तुम कर सकते हो, और उसने मेरी सबके सामने काफी इंसल्ट की है. उसके साथ कुछ वीपन्स से लेस गार्ड्स है जिनके दम पर वो इतना उछल रहा है. बॉस मैं अपने साथ ज्यादा आदमी भी लेकर नहीं आया था. दूसरी तरफ से आवाज आई, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है. मैं सिटी के बाहर की तरफ कपूर ग्रुप के होटल में जा रहा हूँ. इस वक्त मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता. बॉस उस होटल का नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, एसके रिसोर्ट. तभी रफीक खुश होते हुए बोला, बॉस मैं भी उस होटल के सामने वाली बिल्डिंग में ही हूँ. कोई एक एंटरटेनमेंट कंपनी है. दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहां पर आता हूँ. ये सुनकर तो रफीक की खुशी का ठिकाना ही नहीं था. सौम्या सोच रही थी कि आखिर श्री ने किसको कॉल की थी. वो तो ये ही सोच रही थी कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिससे श्री हेल्प ले सकती है. सौम्या ने कहा कि तुमने अभी किससे बात की थी? क्या वो कोई पावरफुल आदमी है?
श्री ने कहा, मैं अभी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, पर इतना जरूर है कि ये चेयरमैन आज हमसे अपने घुटनों पर बैठकर माफी जरूर मांगेगा। सौम्या ने कहा, यार एक तो मैं वैसे ही टेंशन में हूं और ऊपर से तुम्हारी ये बातें जो मेरी समझ से तो बाहर है। श्री ने कहा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेट एंड वॉच। सौम्या सोच रही थी कि इस श्री के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसको मैं कॉलेज के टाइम से जानती हूँ, ये कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातें तो नहीं करती है। फिर आज क्या हुआ? जहां तक मुझे पता है श्री तो किसी पावरफुल आदमी को भी नहीं जानती। पता नहीं गॉड आज क्या होगा। हे ऊपर वाले, आज तो आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। वह अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। सौम्या को ऐसे देखकर श्री के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी एकदम से उस गेस्ट रूम का डोर ओपन होता है। सौम्या तो डोर ओपन होने की आवाज से डर जाती है। आखिर रफीक ने किसका कांटेक्ट नंबर डायल किया था और वह आदमी एस के रिजॉर्ट में क्यों जा रहा था? आखिर किसने गेस्ट रूम का डोर ओपन किया था? क्या सौम्या को पता चल पाएगा कि आखिर श्री ने कॉल पर किससे बात की थी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे रीबर्थ ऑफ माई सीईओ सोलमेट यूट्यूब पर नॉवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन रीबर्थ ऑफ माई सीईओ। प्लीज शेयर माई स्टोरी, प्लीज गाइज लाइक माई स्टोरीज एपिसोड्स। अभी सौम्या अपनी सोच में ही थी कि तभी गेस्ट रूम का डोर ओपन हुआ। सौम्या तो डरकर श्री के पीछे छिप गई थी। श्री ने देखा कि एक मोस्ट हैंडसम आदमी उस रूम में आ गया है। उसने एक ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके हैंड में एक लग्जरी लिमिटेड एडिशन वॉच थी। उस पर लिखा था SK। उस आदमी के बाल बिल्कुल सेट थे। उसकी परफेक्ट जॉ लाइन और परफेक्ट बॉडी शेप। वो आदमी देखने में एक मॉडल लग रहा था। श्री का मन तो कर रहा था कि वो उसके फेस से अपनी नजरें ही ना हटाए, पर वो बीते कुछ टाइम में अपनी जगह पहचान चुकी थी। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपनी आंखों के सामने खड़े आदमी को एक पल से ज्यादा देख सके। श्री ने अपनी नजरें झुका ली थी। सार्थक कपूर ने भी ये सब नोटिस कर लिया था। उसे भी समझ आ गया था कि श्री ने अपनी नजरें क्यों झुका ली थी। जब श्री पहले सार्थक को ऐसे देखती थी तो सार्थक उसकी इतनी इंसल्ट करता था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, पर सार्थक उसके आंसुओं को देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता था। वो तो यही सोचता था कि इन आंसुओं को दिखाकर वो सिंपैथी पाने की कोशिश करती है, इसलिए उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता था। ये बातें याद आते ही उसे बहुत दुख हुआ। सार्थक ने अपने आप से ही कहा, इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सॉरी फॉर एवरीथिंग। सौम्या तो अपने सामने इतने हैंडसम आदमी को देखकर यही सोच रही थी कि अब ये कौन है। उसने श्री से धीरे से कहा, यार श्री, अब ये हैंडसम कौन आ गया? श्री ने ऐसे बिहेव किया जैसे कि उसे इस आदमी के बारे में कुछ पता ही ना हो, क्योंकि उसे रात की बात याद है कि सार्थक ने उससे कहा था कि हम दोनों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सार्थक ने कहा, मिस सौम्या, मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या आप कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं? मिस सौम्या तो ये सुनकर एकदम से ब्लैंक ही हो गई थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से प्रपोजल मिल रहा है। मिस सौम्या ने हकलाते हुए कहा, ऐसा क्या आप सच बोल रहे? क्योंकि कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी कब से मुझ जैसे छोटे एक्ट्रेस को लेने लगी। सार्थक ने सौम्या से कहा कि मैं सौम्या, शायद आपकी असिस्टेंट ने कुछ दिन पहले आपकी प्रोफाइल हमारी कंपनी में भेजी थी। उसमें आपकी कुछ वीडियो और क्लिप्स थी जो हमें काफी पसंद आई। मैंने आपकी काम के प्रति डेडिकेशन देखी थी जो काबिले तारीफ थी। उसमें आपकी कंपनी का भी एड्रेस था। मैं अभी यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपसे मिल लिया जाए। सार्थक की ऐसी बातें सुनकर श्री तो उसे मुंह फाड़ कर देख रही थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सार्थक इतनी जल्दी इतनी अच्छी कहानी भी बना सकता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सार्थक के चेहरे पर हंसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। सार्थक मन ही मन कह रहा था, यार मैंने पहले कभी इसे नोटिस क्यों नहीं किया। ये ऐसे कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन में कितनी क्यूट लग रही है। दिल तो कर रहा हूं कि वह इसे हैं ऐसे ही देखिए जाऊं। सार्थक की नजर अभी श्री पर ही थी कि तभी एक्ट्रेस सौम्या ने कहा, सर, वैसे आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं? सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आप हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको इस बारे में भी पता चल जाएगा। मिस सौम्या, वैसे ये लड़की कौन है? आपने इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मिस सौम्या ने कहा, वैसे तो ये मेरी असिस्टेंट है, पर मेरे लिए ये मेरी सब कुछ है। इनका नाम श्री है। हम दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं और हमारी किस्मत तो देखो, यहाँ पर हम फिर से अनजाने में एक दूसरे से टकरा गए।
अगर ये नहीं होती तो अब तक मैं शायद ही इस इंडस्ट्री में रह पाती। छोड़ो सर, ये बातें तो चलती रहेगी। और आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया है और बार गार्डस भी है। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कौन खड़ा है कौन नहीं, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है। अगर आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हो तो इसी वक्त से आप मेरी कंपनी की एम्प्लॉय बन जाओगे, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरी कंपनी के लोगों को परेशान करे। तो आप आराम से सोचकर मुझे अपने डिसीजन के बारे में बता सकते हैं। हमें सौम्या ने घबराहट में कहा, सर आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कंपनी के चेयरमैन ने हम लोगों को यहाँ पर बंद कर रखा है। क्या आप फिर भी हमारे लिए इतनी मुसीबत उठाएंगे? सार्थक ने कहा, अगर आप इसी वक्त मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है तो मुझे इस प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी श्री ने बोला, वी एक्सेप्ट यूर प्रपोजल। सौम्या ने कहा, जब मेरी फ्रेंड ने हाँ बोल ही दिया है तो इसमें अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। उसके बाद सार्थक ने अपने फोन में एक ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म श्री के नंबर पर सेंड कर दिया। सौम्या ने हैरान होते हुए सार्थक से कहा, सर आपके पास मेरी फ्रेंड का नंबर कहाँ से आया? सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी तो बताया कि आपकी असिस्टेंट ने आपकी प्रोफाइल हमारी कंपनी में भेजी है। उस पर आपकी असिस्टेंट का मोबाइल नंबर भी था। सौम्या उस फॉर्म को पढ़ते हुए फील करने लगी। उसकी टर्म एंड कंडीशन देखकर सौम्या की तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें हर एक कंडीशन का बेनिफिट उसके लिए ई था और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी जिससे उसे कोई परेशानी हो रही हो। और उस प्रपोजल में शुरुआत में ही 90 लाख रुपया सालाना इनकम थी। उसमें ने ये भी लिखा था कि आपकी इंप्रूवमेंट होने के बाद आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। इतना अच्छा ऑफर वह कैसे ठुकरा सकती थी? उसने जल्दी से उस प्रपोजल के फॉर्म को फेल कर दिया और ऑनलाइन सिग्नेचर करके वापस सार्थक को सेंड कर दिया। इस डॉक्यूमेंट का मतलब था कि अब मैं, सौम्या और श्री दोनों ही कपूर एंटरटेनमेंट मैट कंपनी का हिस्सा बन गए थे। सौम्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सार्थक ने आगे कहा, मैं सौम्या अब यहाँ से चलें या आपका यही रहने का इरादा है? उसने बोला, नहीं सर, हम यहाँ रुककर क्या करेंगे, हमें भी अपने साथ ले चलिए। सौम्या ने सीरीज के कानों में धीरे से कहा, यदि यही मौका है यहाँ से निकलने का जल्दी से चैन नहीं, तो क्या पता ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। जैसे ही वो तीनों गेस्ट रूम से निकलकर आगे बढ़े तो उन्हें सामने से आता हुआ सैम दिखाई दिया। वो अकेला ही आया था, उसके साथ सिर्फ 2 गार्डर्स थे। समर्थ की ये बेवकूफी सार्थक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसे पता था उसके पीछे काफी एनिमी पड़े हुए हैं। सैम तो वहां पर सार्थक को देखकर एक पल के लिए हैरान हो गया, पर उसने अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल कर लिया था। उसने उनके पास जाकर कहा, सर आप यहाँ पर? सार्थक ने कहा, हाँ मैं यहाँ से निकल रहा था तो तुमने कल ही तो मेज सौम्या के बारे में बताया था, इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं ही प्रपोजल पर इनके सिग्नेचर ले लूं। और मैंने वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास सेंड कर दिए हैं, तो मैंने HR डिपार्टमेंट में जमा करा देना। सेम ने कहा, ठीक है बॉस। उसके बाद वो सभी वहां से जाने ही लगे थे कि तभी रफीक ने अपने कुछ आदमियों के साथ उनका रास्ता रोक लिया था और कहा, अबे ये रहीशी की चमक किसी और को दिखाना। अभी कुछ मिनटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी पावर क्या है। अभी रफीक ने इतना ही कहा था कि सेम ने आगे बढ़कर उसके एक हाथ को पकड़ा और झटके से अपने घुटने को उसके हाथ पर मारा, जिससे क्रैक की आवाज के साथ वह हैंड डिश लॉकेट हो गया था। कंपनी के ग्राउंड लेवल पर रफी की चीख पूरे एरिया में गूंज उठी। उसने चिल्लाते हुए सेम से कहा, अभी रुको तो बहुत गर्मी अंतर में तेरी सारी गर्मी ने निकाल दी, तो मेरा नाम भी रफीक नहीं। और इतना कहकर वह जल्दी से बाहर की तरफ भाग गया। कुछ ही देर में वो अपने साथ 30 आदमियों को लेकर वहां पर आ गया था। वो सभी के सभी लोग इतने ऑटोमेटिक वीपन से लैस थे। आखिर रफीक किसको उस कंपनी में बुलाकर ले आया था? क्या सार्थक और सिरी पर कोई नई मुसीबत आने वाली है? आखिर सार्थक इस मुसीबत से उन दोनों को कैसे बचाएगा? क्या मिस सौम्या को पता चल पाएगा कि उसके सामने खड़ा शख्स कौन है? सिरी सार्थक के बारे में क्या सोच रही थी? आखिर सिरी और सार्थक के बीच सब कुछ ठीक कब होगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे रीबर्थ ऑफ माई CEO यूट्यूब पर नॉवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन रीबर्थ ऑफ माई CEO. Please share my story. Please guys like my stories episodes.
त्रिशा आज काफी लेट तक सोकर उठी थी। वो किसी आदमी की बाहों में बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसी की बाहों में लेटे हुए त्रिशा ने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर किसी का नंबर डायल किया, पर दूसरी तरफ से किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। त्रिशा ने उस आदमी से कहा कि ये बेवकूफ मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है। उस आदमी ने कहा, डार्लिंग, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया हो और आज दोपहर तक तुम्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है। त्रिशा ने खुश होते हुए कहा, बेबी, क्या तुम मुझे वो डायमंड सेट दिलाने वाले हो जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था? उस आदमी का नाम कार्तिक जिंदल था। उसने हंसते हुए त्रिशा से कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही है, और रहे मेरे सरप्राइज की बात, तो आज दोपहर तक तो मैं उसके बारे में भी पता चल जाएगा और उसके लिए तुम्हें दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद कार्तिक जिंदल त्रिशा के दोनों हाथों को पकड़कर उसके ऊपर आ जाता है और उसने कपड़े तो पहले ही नहीं पहने हुए थे। तभी कार्तिक उसके लिप्स को किस करते हुए उसके प्यार के एहसास में खो जाता है। त्रिशा की इतना रफली प्यार करने से चीख निकल जाती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कार्तिक 1 घंटे बाद जाकर ठंडा होता है और उसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है। उस ब्रेड के एक साइड में त्रिशा ऐसे लेटी हुई थी जैसे कि आप उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। कुछ देर में कार्तिक रेडी होकर वहां से निकलने लगता है और निकलते हुए वह त्रिशा से कहता है कि स्वीट हार्ट, आज मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम भी फ्रेश होने के बाद ऑर्डर पर कुछ मंगा लेना। इतना कहकर कार्तिक वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद त्रिशा वॉशरूम में जाती है और कुछ ऐसा करती है जिससे वो प्रेग्नेंट हो सकती थी। वो डस्टबिन से कुछ उठाती है। उसके बाद वो वहां से सेरोगेसी सेंटर के लिए निकल जाती है। जब वहां से वो 1 घंटे बाद वापस निकलती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी जो बयान नहीं की जा सकती थी। वह अपने आप से ही कहती है, मिस्टर कार्तिक जिंदल, अब तक तुमने मेरा बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब और नहीं तो मैं नहीं पता, पर मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से ही पसंद करती हूँ। आखिरकार आज मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया। वो वहां से निकलकर वापस उसी मैंसन में चली जाती है जहां पर उसने कार्तिक जिंदल के साथ रात बिताई थी, क्योंकि डॉक्टर ने उससे कहा था कि तुमको 3 महीनों तक ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है और रिजल्ट का 1 महीने बाद ही पता चल पाएगा। वहीं जैसे ही सार्थक उन दोनों के साथ रूम से बाहर निकलकर आगे ही बढ़ा था कि तभी उसे सामने से 25 to 30 लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ गई थी। सार्थक ने अपने आप से ही कहा कि ये नमूना फिर से आ गया। वहां पर आते ही रफीक ने सार्थक से कहा कि अब दिखाओ अपनी हिम्मत, क्या कह रहे थे तुम्हें जो करना है कर सकते हो। लगता है इतने आदमियों को देखकर तू शेर से गीदड़ बन गया है। अब दिखा देवियों का अंत किया है, तेरे पास 2 पैसे क्या आ गए। तू तो खुद को इस दुनिया का किंग समझने लगा। अभी देखना मेरे बोस को देखकर तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। और आज तो देखना मैं इन लड़कियों के साथ क्या करता हूँ। अन्वेष भी रफीक के साथ था, वो भी था, अब मुस्कुरा रहा था। उसमें भी जोश में आकर कहा, तुम दोनों लड़कियों को कहा, तुम दोनों गरीब घर की लड़कियों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी। और बेवकूफ लड़की, तुमने मेरे चेहरे पर सैंडल मारी थी ना। अब देखना मेरे जूते का डिजाइन तुम्हारे गाल पर कैसा लगता है। सौम्या तो उसकी वार्निंग सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी, पर श्री को तो सार्थक की पावर का अंदाजा था। रफीक ने कहा, मैं भी कहा, इस 2 कौड़ी के आदमी से बातों में उलझा रहा हूं। इसकी हैसियत नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। अभी उसने इतना ही बोला था कि तभी वहां एक जोरदार थप्पड़ लगने की आवाज सुनाई दी। सभी ने देखा कि यह थप्पड़ रफीक को पड़ा था और यह थप्पड़ उसी आदमी ने मारा था जिसे वह अपना बॉस कह रहा था। उस बॉस का नाम वीरेंद्र शास्त्री था, जिसके नाम से पूरा इंडिया कांपता था। वीरेंद्र शास्त्री उस बिल्डिंग के साथ फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर दूर से आते हुए एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने पास आकर वीरेंद्र शास्त्री से कहा कि बॉस, पता चला है कि बिग बॉस वहां से निकलकर इसी कंपनी में आए हैं। यह सुनकर वीरेंद्र शास्त्री के पैर कांपने लगे। उसने जल्दी से अपने फोन को पॉकेट में रखा और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। वो तो अपने मन ही मन सोच रहा था, कहीं आज इस बेवकूफ रफीक ने बॉस से ही तो पंगा नहीं ले लिया। वह भी पहुंचा ही था कि उसने देखा कि रफीक किसी को भला बुरा कह रहा है। जैसे ही वीरेंद्र शास्त्री थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नजर वहां पर खड़े सैंपल गई, जिससे उसका दिल का दौरा आने लगा।
उसने अभी आगे 2 कदम नहीं बढ़ाए थे कि उसे अपने सामने मिस्टर SK का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वीरेंद्र शास्त्री को आते देखकर सभी लोगों ने उसे रास्ता दे दिया और जैसे ही वो रफीक के सामने पहुंचा तो उसने एक जोरदार थप्पड़ रफीक को जड़ दिया। रफीक और अन्वेश को समझ ही नहीं आया कि वीरेंद्र शास्त्री ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। वीरेंद्र शास्त्री ने सार्थक को ग्रीट करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, इस बेवकूफ ने आपके साथ जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वहां पर खड़े सभी लोगों के कानों में वीरेंद्र शास्त्री के वर्ड्स किसी बॉम्ब की तरह गिरे थे। सौम्या तो ये जानकर ही हैरान हो गई थी कि उसके सामने जो हैंडसम आदमी था वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कपूर थे, जो कपूर ग्रुप के CEO है। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर कपूर मुझ जैसी छोटी एक्टर्स को कपूर एंटरटेनमेंट की तरफ से प्रपोजल देने आए थे। लोग डर से कांपने लगे थे। वीरेंद्र शास्त्री ने अपने कुछ लोगों को इशारा किया कि इससे यहां से लेकर जाओ। उसके बाद सार्थक ने सैम को ऐसी नजरों से देखा जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाह रहा है। सैम को उसके साथ रहते हुए काफी दिन हो गए थे, इसलिए उसे अपने बॉस का सारा समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा था। उसने अपने प्यार से जूता निकाला और अन्वेश की तरफ बढ़ गया। अन्वेश डरता हुआ पीछे हटता जा रहा था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन YouTube। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। सेम ने अपने एक हाथ से उसका कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे की तरह उसके बड़े से जूतों का डिजाइन बना दिया। उसे वो जूता इतनी तेज लगा था जिससे वह बेहोश होकर वहीं पर गिर गया था। सार्थक ने कहा, चलो यहां से, मुझे यहां पर कोई ड्रामा नहीं चाहिए। इतना कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। सभी लोग उसके साथ साथ जाते हुए कार पार्किंग में पहुंच गए थे। सभी वहां से निकल गए थे। सौम्या और श्री दूसरी कार में बैठकर कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए निकल गए थे। श्री को दिल ही दिल में बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसे पता था कि सार्थक उसी के लिए वहां पर आया था, पर वो अब भी इस बात से डर रही थी कहीं ये सब सार्थक का कोई ड्रामा न हो कि उसे बाद में पछताना पड़े। श्री पूरे रास्ते इसी बारे में सोचती हुई आई। सार्थक भी अपनी गाड़ी में श्री के बारे में ही सोच रहा था। उसने अपने आप से ही कहा, मुझे पता है कि श्री इतनी जल्दी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने बीते दिनों में उसे इतना दुख दिया था कि अब दोबारा उसे मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। कुछ देर बाद गाड़ियां कपूर ग्रुप की बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। श्री और सौम्या दोनों पीछे वाली गाड़ी में ही थे। गाड़ी रुकते ही वो दोनों हड़बड़ी में कार से उतर गई। उसके बाद सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। सैम ने उन दोनों से कहा, मैं आप दोनों मेरे साथ आइए। मिस्टर सैम को पता था कि इन दोनों को कहां पर एडजस्ट करना है। मिस्टर कपूर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए अपने फ्लोर पर पहुंच गए जहां पर उसका ऑफिस था। क्या सौम्या और सिरी ने कपूर ग्रुप का प्रपोजल एक्सेप्ट करके सही किया? आखिर सैम उन दोनों को कहां पर लेकर जा रहा था? सार्थक के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या सार्थक श्री को आने वाले खतरे से प्रोटेक्ट कर पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे रिबर्थ ऑफ माई CEO सोलमेट YouTube पर नॉवल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई YouTube चैनल और give likes and comments on rebirth of my CEO. Please share my story. Please guys like my stories episodes। दोपहर का समय था। त्रिशा रेड्डी होकर अपनी लग्जरी कार से हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी क्योंकि उसने सार्थक का फोन कई बार ट्राई किया था, पर एक बार भी सार्थक ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी। सेम ने एक्ट्रेस सौम्या और असिस्टेंट श्री की सभी लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी थी और उनकी सभी डिटेल कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी में सेंड कर दी गई थी और उन्हें बता दिया गया था कि मिस कल से आप दोनों को कपूर ग्रुप की एंटरटेनमेंट कंपनी जो सेक्टर 47 में है। सौम्या ने कहा कि सर, हमें पता है वो इस शहर के सबसे पोर्श एरिया में से एक है और कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी का सेट भी पूरे 100 एकर्स में फैला हुआ है जो कि सिटी के बाहर है। सैम ने कहा, मिस सौम्या, आपको तो बहुत कुछ पता है कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में। सौम्या ने कहा, सर, हमें इतनी डिटेल तो रखनी पड़ती है। तभी श्री ने कहा, सर, मुझे शाम को 5 बजे घर पर जाना होता है क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजन है, इसलिए मैं 5 बजे के बाद कंपनी में नहीं रुक सकती। तो सर प्लीज मेरी डॉक्यूमेंट में ये कंडीशन भी मेंशन कर देना। वैसे तो सेम ने पहले ही सभी कंडीशन अच्छे से मेंशन कर दी थी, पर उसने सौम्या के सामने यह सब कुछ बताना ठीक नहीं समझा। उसने सिरी से कहा,
मिस, आपकी सभी कंडीशंस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दी जाएगी। कुछ देर में ही आपका एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड रेडी होकर आ जाएगा, इसलिए आपको कुछ टाइम इंतजार करना होगा। सैम ने ऐसा अपने बॉस के लिए किया था। वीरेंद्र शास्त्री ने रफीक और अन्वेश दोनों की अच्छे से खातिरदारी करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। वीरेंद्र शास्त्री ने होटल के मेटर की भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की थी कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मना क्यों किया गया था। अगर कोई कॉस्ट्यूमर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन लेता है तो लीगल प्रोसेस करके उसे अप्रूव क्यों नहीं किया जाता है। सारे मेटर इन्वेस्टिगेशन के बाद वीरेंद्र शास्त्री को पता चला कि इसमें सभी इंस्ट्रक्शंस मैनेजर के द्वारा दिए गए थे। वो सभी गार्ड्स सिर्फ मैनेजर के ऑर्डर को पूरा कर रहे थे। इस घटना में उनकी कोई गलती नहीं थी। वीरेंद्र शास्त्री ने कपूर ग्रुप के होटल से उस मैनेजर को भी जॉब से निकाल दिया था और उस पर लीगल एक्शन लेते हुए पेनल्टी चार्ज भी लगा दिया था। ऑफिस की एक सीनियर एम्प्लॉय मिस दिव्या, जो सार्थक की सेक्रेटरी भी थी, उसे कुछ डॉक्यूमेंट पर सार्थक के सिग्नेचर चाहिए थे। वो नॉक करके कैबिन के अंदर चली गई थी। उसने देखा कि सार्थक की नजरें अपने लैपटॉप पर भी टिकी हुई है। उसने धीरे से कहा, इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। आज उसने पहली बार सार्थक को अकेले में मुस्कुराते हुए देखा था। दिव्या ने तिरछी नजरों से लैपटॉप की तरफ देखा तो उस समय लाइव फुटेज चल रही थी जो सैम के कैबिन की थी, और उसमें सैम के कैबिन में बैठी 2 लड़कियां भी दिखाई दे रही थीं। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसके दिमाग में आया कि कहीं बोस सैम और नजर तो नहीं रख रहे हैं। सार्थक ने जल्दी से उन डॉक्यूमेंट पर साइन किया और उसके बाद देदिया को वो फाइल देते हुए कहा कि कल की मीटिंग का शेड्यूल फिक्स हो गया है। दिव्या ने कहा, सर, शेड्यूल तो मैंने मैनेज कर दिया है और मैं उस शेड्यूल को अप्रूव के लिए सैम सर के पास ही जा रही हूँ। सार्थक ने कहा, तो मैं उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। वो इसका ड्यूल मुझे सेंड कर दो, मैं उसे अप्रूव कर दूंगा। दिव्या ओके सर कहकर वहां से निकल गई। अब उसे 100% यकीन हो गया था कि बोस सैम पर नजर रख रहे हैं, पता नहीं और लड़कियां कौन थीं। बाहर निकलते ही दिव्या ने सबसे पहले सैम का कॉन्टैक्ट नंबर डायल किया। जैसे ही सैम ने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से दिव्या ने कहा, सैम सर, आज तो आप गए। सैम ने दिव्या से कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? दिव्या ने कहा, सर, बिग बॉस आपको लाइव देख रहे हैं, उनकी नजर आप पर ही है। सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्या, वो हमारे बॉस है, वो कभी भी किसी पर भी नजर रख सकते हैं, ये उनका काम है, वो इतने हाई लेवल पर ऐसे ही थोड़ी पहुंचे हैं। सैम ने कहा कि वो ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट पर नजर रखते हैं कि कहां पर क्या चल रहा है। ये बात सुनकर तो दिव्या को बहुत बड़ा शॉक लगा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके बॉस उन पर ऐसे भी नजर रखते हैं। उसने कहा, ठीक है सर, आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी। दिव्या ने अपने आप से ही कहा कि ऑफिस टाइम में आज के बाद मैं तो कभी भी मोबाइल का यूज नहीं करूंगी, नहीं तो क्या पता किसी दिन पता चले कि मेरी जॉब चली गई है, मैं तो परेशानी में आ जाऊंगी। कुछ देर बाद उन दोनों के आइडेंटिटी कार्ड भी आ गए थे, क्योंकि बिना कंपनी की आईडी के बिना कपूर एंटरटेनमेंट में एंट्री अलाउड नहीं था। सैम अभी श्री की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता था। अपने आईडी कार्ड को लेकर श्री और सौम्या दोनों वहां से निकल गई थी। सार्थक और उनको मैन डोर से जाते हुए देख रहा था। उसका मन तो नहीं था कि श्री उसके पास से दूर जाए, पर यह पॉसिबल नहीं था। दोनों ने एक टैक्सी ली और वहां से निकल गई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ब्लैक कलर की वैन उन दोनों का पीछा कर रही थी। आधे घंटे बाद टैक्सी रुकी और उसमें से श्री निकल गई। सौम्या ने कहा, आज तुम यहाँ पर क्यों उतर रही हो? श्री ने कहा कि अब मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई हूँ, तुम जाओ, कल इस बारे में बात करते हैं। अभी उसने इतना ही बोला था कि तभी श्री के साइड में एक वैन आकर रुकी और उसका डोर ओपन हुआ और 2 आदमियों ने श्री को वैन में खींच लिया और एकदम से वो वैन स्पीड में वहां से निकल गई। उस वैन के एक आदमी ने टैक्सी ड्राइवर को गन दिखाकर डरा दिया था। ये देखकर सौम्या की आंखों से आंसू आ गए थे। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया उनका पीछा कीजिए, देखो वो मेरी फ्रेंड को लेकर जा रहे हैं। पर उस टैक्सी ड्राइवर ने कार उनके पीछे नहीं दौड़ाई। सौम्या जल्दी से उस टैक्सी से निकलकर उसी तरफ दौड़ने लगी जिस तरफ वो वैन गई थी। सौम्या को कुछ नहीं सूझ रहा था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। कि वो आगे क्या करें, और वो दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थी, इसलिए उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था जिससे वो हेल्प मांग सके। उसे तो यही लग रहा था कि ये उस चेयरमैन के लोगों का ही काम
उसने अपना मोबाइल हाथ में लिया। उसमें डायलिंग लिस्ट में सबसे पहला नंबर सार्थक का था। उसने हिम्मत करते हुए उसी नंबर को डायल कर दिया। उसने सोचा, कोई भी प्रॉब्लम इस वक्त श्री से बढ़कर नहीं है। अगर मिस्टर कपूर गुस्सा भी करेंगे तो भी एक बार देखा जाएगा। सार्थक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। सैम भी उसके पास ही था। तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। उस पर सौम्या की कॉल थी। उस कॉन्टैक्ट नंबर को देखकर सार्थक को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कहीं ये लड़की भी औरों की तरह ही तो नहीं है, जो कि किसी भी रही इस आदमी को देखकर उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन तब भी उसके दिमाग में अन्वेष का ख्याल आ गया। एक सेकंड में ही सार्थक की सोच बदल गई, क्योंकि अगर वो ऐसी लड़की होती तो श्री उसकी फ्रेंड नहीं होती। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सौम्या की रोती हुई आवाज आई। सर सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। उसकी रोती हुई आवाज को सुनकर सार्थक को कुछ गलत होने का अंदाजा हो गया था। उसने आराम से सौम्या को समझाते हुए कहा, पहले आप रोना बंद कीजिए और मुझे बताइए क्या परेशानी है। सौम्या ने कहा कि सर, मेरी फ्रेंड अभी टैक्सी से अपने घर जाने के लिए उतरी थी। तभी उसके साइड में एक ब्लैक कलर की वैन आई और वो लोग श्री को उठा कर ले गए। सर, मुझे लगता है वो लोग अन्वेष के ही आदमी थे। सार्थक ने कहा, ये सब कहां पर हुआ? सौम्या ने उसे सारी डिटेल बता दी थी। उसने सौम्या को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इन्वेस्टिगेशन कराकर पता लगाता हूं कि आखिर वो लोग कौन थे। इतना कहकर वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी वो पिछले जन्म की बात याद करने लगता है। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे रीबर्थ ऑफ माई CEO सोलमेट यूट्यूब पर नॉवल राइटर के साथ। Please guys follow my YouTube channel or give likes and comments on Rebirth of My CEO. Please share my story. Please guys like my stories.